नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने हिंदी साहित्य को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हिंदी साहित्य के अध्ययन की पूरी इमारत खड़ी है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए शुरू करते हैं विद्वान किशोरी लाल गुप्त के एक बहुत ही दमदार बयान से। सोचिए, एक किताब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पहला सच्चा इतिहास है। ये अपने आप में बताता है कि इस किताब का वजन कितना ज्यादा था। पर कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। सवाल ये उठता है कि एक ब्रिटिश अफसर जो उस सिस्टम का हिस्सा था जो भारत पर राज कर रहा था, वो हिंदी साहित्य की सबसे अहम, सबसे बुनियादी किताब आखिर कैसे लिख सकता है? यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इस किताब को जरा खोल कर देखते हैं, है ना? समझते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या और इसे बनाया कैसे गया था। सबसे पहले तो कुछ बेसिक बातें। किताब का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये किताब के रूप में 1889 में पब्लिश हुई थी और इसे छापा था द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। और हाँ, जो बात शायद सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि ये पूरी की पूरी किताब अंग्रेजी में लिखी गई थी। तो इस किताब में ऐसा क्या खास था? असल में जो बात इसे रेवोल्यूशनरी बनाती है ना, वो था इसका तरीका। ये हिंदी साहित्य की पहली ऐसी हिस्ट्री थी जिसमें कालानुक्रम पद्धति यानी क्रोनोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल हुआ। मतलब कवियों को उनके समय के हिसाब से तरतीब दिया गया। सुनने में आज ये आम लग सकता है, पर उस जमाने के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। और सिर्फ तरीका ही नहीं, इसका स्केल देखिए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 952। जी हाँ, 952। इतने सारे हिंदी कवियों को गिरसन ने अपनी इस एक किताब में शामिल किया था। सोचकर ही लगता है कि कितना बड़ा, कितना एम्बिशियस काम रहा होगा ये। और एक और पहली बात थी इस किताब में, ये पहली ऐसी हिस्ट्री थी जिसने सिर्फ और सिर्फ हिंदी के लेखकों पर फोकस किया। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसने एक तरह से हिंदी साहित्य की एक साफ बाउंड्री तय करने में भी मदद की। तो ये तो हुई इसकी खासियतें। पर अब बात करते हैं ग्रियर्सन के उस काम की जो शायद उनका सबसे बड़ा और सबसे लास्टिंग कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और वो है भक्ति काल। ये ग्रियर्सन ही थे जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य के इस दौर को स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज का नाम दिया। ये उनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है, एक ऐसा टर्म जो आज भी हम सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं है। जिस नींव की हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, उस नींव में कुछ बहुत गहरी दरारें भी थीं। और अब कहानी में असली पेंच आता है। और यहीं पर इस किताब का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो ग्रियर्सन भक्ति काल को स्वर्ण युग बता रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर दूसरी ही तरफ वो ये भी दावा करते हैं कि ये पूरा का पूरा आंदोलन भारत का अपना था ही नहीं, बल्कि ईसाईयत की देन था। अब इस बात पर कितना बड़ा विवाद खड़ा हुआ होगा, ये समझा जा सकता है। और शायद इससे भी बड़ी और चौंकाने वाली बात, ग्रियर्सन का ये दावा था कि हिंदी भाषा कोई पुरानी भाषा नहीं है, बल्कि इसे तो अंग्रेजों ने आविष्कृत किया है, मतलब इन्वेंट किया है। ये एक ऐसा बयान है जो उस समय की औपनिवेशिक मानसिकता को साफ साफ दिखाता है। तो फिर इन सब बातों के बाद इस किताब को कैसे देखें? इसका फैसला क्या हो? इसकी विरासत को आखिर कैसे समझा जाए? तो कुल मिलाकर देखें तो इसकी विरासत दोहरी है। एक तरफ ये पायनीरिंग थी, पहली बार कालानुक्रम में इतिहास लिखा, 952 कवियों का एक पूरा संसार खड़ा कर दिया। इसका असर स्थायी है, खासतौर पर स्वर्ण युग वाला शब्द आज तक चल रहा है। पर यह समस्याग्रस्त भी है। इसमें उस दौर के औपनिवेशिक पूर्वाग्रह भरे पड़े हैं। और इन सब कमियों के बावजूद सच तो ये है कि आज भी इसे हिंदी साहित्य की पढ़ाई का एक जरूरी शुरुआती बिंदु माना जाता है। और यहीं पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक ऐसी नींव को हम कैसे परखें, कैसे उसका मूल्यांकन करें जो जितनी ज़रूरी है उतनी ही फ्लॉड भी है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है।